तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा है लेक्चर नंबर 5 और हम आज शुरू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, काफ़ी बढ़िया से अब तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। ठीक है, अगर मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, याद है ये सी आता था, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें हैं। जैसे ही हम डेफिनेट में आ जाते हैं सी को गोली मार देते हैं हम। ठीक है, ये चले जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरा इसका एंटी डेरिवेटिव जी एक्स है, मेरा इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल जी एक्स है, मेरा इसका प्रिमिटिव जी एक्स है, तो अगर मैं ये बोलूँ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स सब कुछ सेम रह रहा है, बट मैंने यहाँ 2 नंबर्स लिख दिए ए और बी। ठीक है, इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसकी वैल्यू होती है जी बी माइनस जी ऑफ ए। कहने का मतलब यार इसका तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले ये जान लो कि इसको हम कहते हैं न्यूटन लेबनीज फार्मूला। क्योंकि यार तुम्हें पता ही होगा इन दोनों ने एक साथ ही बनाया था, वो मतलब अलग अलग लोकेशंस में रह के, और फिर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक था काफ़ी है कि इसने इसका चुराया है न्यूटन ने या जो भी है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली में होता क्या है, उसके यूजेस क्या है, रियल लाइफ यूजेस। ए एंड बी ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ कि ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये है मेरी अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अगर मैं इसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन करता तो मेरा आंसर आता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, और ख़त्म। अगर मैं इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1 से लेकर 2, ये ए और बी नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यूजुअली जो तुम जिससे डील करने वाले हो तुम्हें रियल नंबर्स ही मिलेंगे ए और बी, जो ये ए और बी होगी अपर और लोअर लिमिट्स। ठीक है, तो पहले हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सी को भूल जाओ, सी इसमें नहीं आता, बस तुम ये वाली चीज़ लिखो, ये जो जी एक्स है हमारा लिख दिया, यहाँ 2 ये बना दिया करो डंडे। ठीक है, फिर से लिमिट्स को लिखो यहाँ, और तुम्हें करना पता है बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह 2 को भर दो। ठीक है, 2 को डाल दिया तो कितना आया, एक्स क्यूब था, 2 क्यूब आ गया, तो आ गया मेरा देखो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब माइनस देखो मैंने लिखा ना जी बी माइनस जी ए, तो जी एक्स अगर मेरा एक्स क्यूब बाई 3 है तो जी ऑफ 2 कितना होगा मेरा 2 क्यूब बाई 3 है ना, और ऐसे ही मेरा जी ऑफ 1 क्या होगा 1 क्यूब बाई 3। तो ये इससे मैंने माइनस कर दिया, आंसर आ गया 8 माइनस 1 7/3। यार तुम एक चीज़ नोटिस करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक नंबर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, हो भी सकता है बट इसमें नहीं है। अगर मेरी लिमिट नंबर्स है या फिर रियल नंबर्स है, कोई कॉन्स्टेंट्स है ना, तो जो मेरा आंसर है इट विल बी फ्री फ्रॉम एक्स और एनी अदर वेरिएबल फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, वही इनडेफिनेट की तरह करो उसे। तुम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद बस तुम्हें लोअर और अपर लिमिट्स लगानी होती है। इसमें और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यही अंतर है यार इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर तुम्हें याद हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या दिखाता था, यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें, कि अगर मान लो मेरा कोई आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स है और मेरे को इंटीग्रेट करना है y डी एक्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की इंटीग्रेशन। तो ये एक पैराबोला की फैमिली को शो करता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, इट शोज अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ऑन द अदर हैंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मेरे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा कर्व है, तो a टू b इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, जो देखो इसकी वैल्यू आएगी ना कोई ए और बी पे डिपेंड करेगी, एक्स पे तो नहीं करेगी, एक्स तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये दोनों वैल्यूज ले लेगी ए और बी। तो जो भी मेरा नंबर आएगा ना बेसिकली वो हमारा होता क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा x इज इक्वल टू ए है, एक्चुअली ये x की लिमिट्स है क्योंकि x वेरिएबल है, जो हमारा यहाँ वेरिएबल होता है उसकी लिमिट्स होती है। समझ आ गई बात। तो x इज इक्वल टू ए ऐसा करो, ड्रॉ करो, देखो ये होती है मेरी x इज इक्वल टू ए लाइन, है ना, और सिमिलरली मेरी x इज इक्वल टू बी लाइन मेरी ये होती है, मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स ये था मेरा कर्व, है ना, और मेरी x एक्सेस ये थी। क्या बात समझ आ रही है। तो इनके बीच का एरिया क्या हुआ, अगर मैं रफली बनाता हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एरिया है और ये एक्स एक्सिस है, तो बीच का शेडेड एरिया तो यार हमारा ये बचा ना, जो मैं ऑलरेडी शेड कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से बना रखा है मैंने ब्लू, इसको मैंने ए भी लिख रखा है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये जो एरिया का आंसर होता है ना स्क्वायर मीटर में या जो भी आएगा, ये एरिया का आंसर ये होता है, ये देखो एरिया की वैल्यू होती है एफ एक्स डी एक्स। अब यार तुम ये सोचो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं हो गया। मान लो कि मुझे कोई भी रैंडम कर्व दे रखा है, ये पैराबोला दे रखा है और मुझे निकालना है इसका ये वाला एरिया, तो तुम एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन।
कितनी फाड़ बात नहीं है। क्योंकि होता क्या था, यूजुअली हमें किस किस चीज़ों के सरफेस एरिया पता होते थे। स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर सिलेंडर हो गया, फिर स्फेयर भी हो गया, फिर कोन हो गया, है ना। मतलब इन चीज़ों के तो हमें ऑलरेडी पता थे। बट जो अजीब अजीब सी शेप्स होती है, कोई भी रैंडम फिगर बना रखी है, ये सब कोई भी वॉल्यूम है, तो उनको कैसे निकालेंगे? तो वो हमारा निकलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। किसी भी चीज़ का एरिया एंड इवन वॉल्यूम भी निकल सकती है, पर वो हम नहीं पढ़ने वाले, वो कॉलेज की चीज़ है। बट अभी हम एरिया पे ध्यान देंगे अपना। इस एरिया को यार क्वाड्रेचर भी बोलते हैं, ठीक है, ये बस एक क्विक फैक्ट था। अब देखते हैं यार कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, इसका मतलब क्या हुआ यार? देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि ये जो एरिया होता है ये मेरे डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो एरिया निकालना होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लो 1 से लेकर 2 पे, तो एरिया निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। मेरा आंसर आता है x³/3 प्लस एक्स। बस इसकी जगह डाल दो 1 और 2, पहले 2 डालो फिर -1 डालो। तो 2 डाल के दिखाता हूँ तुम्हें, 8/3 प्लस 2, फिर माइनस करो और लोअर लिमिट डालो 1/3 प्लस 1। तो ये 8/3 प्लस 2 कितना हुआ यार मेरा? 6/3 प्लस 8/3 कितना हुआ बताओ यार? 14/3 माइनस 4/3। तो जो मेरा ये 10/3 आंसर है ना, ये यही शेडेड एरिया का आंसर आ जाता, ठीक है। अब लिमिट एज ए सम से यार हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं यही एक कर्व बनाता हूँ, यहाँ मैं काफ़ी सारी मैंने चीज़ें लिख रखी है, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक f(x) dx, यानी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इंटीग्रेशन को ना तुम देख सकते हो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट दिया। ये देख सकते हो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट दिया, यानी कि इनकी अलग अलग एरिया आ गए। अगर मैं ईच रेक्टेंगल का, सारे रेक्टेंगल जितने भी हैं, इनके एरियाज़ का एडिशन करूंगा, मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, अप टू AN जितने भी मेरे रेक्टेंगल्स हैं, तो ये मेरा टोटल एरिया बन जाएगा, ये टोटल एरिया जो मेरा है। और ये टोटल एरिया क्या होता है? ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना। तो यार तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, पर अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, अगर मैं इसके ऐसे रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, मान लो कि मैं 10-15 रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उनमें डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो तुम्हें ग्रीन एरिया दिख रहा है मैंने अलग से बना रखा है, तुम बोलोगे यार ये तो रह गया, ये तो ग्रीन एरिया मेरा डेफिनेटली रह गया है, क्योंकि इन सब का एरिया मिला भी दोगे तो ये छोटा छोटा एरिया बच जाएगा, है ना। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ही बढ़ा दूँ, यानी कि मैं बहुत सारे रेक्टेंगल लिया हूँ यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है, मैं ला रहा हूँ n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और सबकी जो विड्थ है ना, जो भी रेक्टेंगल थे, देखो भले ये छोटा रेक्टेंगल हो, लंबा रेक्टेंगल हो, सबकी विड्थ एग्जैक्टली इक्वल है। उस विड्थ की वैल्यू है h, मैं अभी के लिए h मान रहा हूँ, वेयर h इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h अप्रोचेज 0, यानी कि h की मान लो नंबर है 0.000001, ठीक है, और सबकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, वो हल्के हल्का इंक्रीज हो रही है। तो मुझे यार खुद बताओ, जितने मैं इसको फिर जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, जितने मैं कम रेक्टेंगल्स बनाऊंगा उतना जो मेरा आंसर आने वाला है वो प्रीसाइज होगा डेफिनेटली, है ना। जितने छोटे करूंगा तो ये जो ग्रीन स्पेस है ये कम नहीं हो जाएगा, है ना, ग्रीन स्पेस मेरा कम हो जाएगा। और अगर मैं 10 to infinity, यानी कि मैं अपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मेरे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है ना, इसको मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं और h में और छोटा से छोटा करते रहूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ाते जाऊं, तो क्या ये मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तक नहीं पहुंच जाएगा, एग्जैक्ट एरिया तक अपने, मतलब उसकी अप्रॉक्सीमेशन कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी कि बेसिकली मेरा उतना ही आंसर आ गया, है ना। तो अब यार मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन में। फिर से बताता हूँ, वी डिवाइड द रीजन इनटू n रेक्टेंगल्स ऑफ सेम विड्थ h, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यू मे थिंक दैट हाउ कैन द सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन एज देयर इज सम एरिया स्टिल लेफ्ट। ये जो ग्रीन एरिया है ये अभी भी बचा है। अगेन मैं ये बता चुका हूँ, if n is approaching infinity and h is approaching 0, the value of the rectangles, the sum of areas is exactly equal to the area under the curve, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा हम उसको क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा क्लोज और नियर वैल्यू हम नहीं निकाल सकते किसी और ज़रिए से, सिर्फ इंटीग्रेशन से ही निकल सकती है। अब सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा मेरा, ये देखो मैंने क्या लिख रखा है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या चीज़ है। तो यार आसान है, कुछ है नहीं। देखो मैंने क्या कर रखा है, h मल्टीप्लाइड बाय एफ ए, h मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस एच डॉट 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 h मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस n-1h। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ एक बार ढंग से देखो। अगर ये मेरा x इज इक्वल टू ए है और मैं कह रहा हूँ कि एक विड्थ h के बराबर है, ये भी h है मेरा और ये भी h है मेरा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट होगा a प्लस 2h। ऐसे ऐसे करते करते अगर मैं कह रहा हूँ कि n रेक्टेंगल्स है
तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस n माइनस वन एच, एक्स की वैल्यू, और ये तो ऑफकोर्स हमारी x इज इक्वल टू बी है क्योंकि a से लेकर b तक जा रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो पूरी रीजन है ये कितना है, देखो ये टोटल मेरा है b और ये टोटल मेरा है a, तो मेरा ये टोटल कितना बन गया b माइनस ए। अब यार ये लेंथ मेरी b माइनस ए के बराबर है, ऑल्सो इंडिविजुअल लेंथ मेरी h के बराबर है, और कितने रेक्टेंगल्स है n, तो मैं कह सकता हूँ n इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। देखो मैंने लिख भी रखा है n मल्टीप्लाइड बाई एच इक्वल्स बी माइनस ए। क्या समझ आ रहा है यार सबको? ठीक है, तो अब हम कहाँ पे थे कि हम सबके एरियाज को ऐड कर रहे थे, है ना। टोटल मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो टोटल एरिया है वो क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया एंड सो ऑन। तो अपने फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, विड्थ मेरी है h, विड्थ तो सबकी h है, बस लेंथ में फ़र्क आ रहा है। इसकी लेंथ कितनी होगी, ये देखो लेंथ तो एफ ऑफ ए है ना मेरी, देखो यहाँ तक जा रहा है एफ ऑफ ए। सिमिलरली अगले रेक्टेंगल की मेरी लेंथ है वो बढ़ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा कहीं भी मैं पॉइंट को उठाता हूँ इस पूरे कर्व के अंदर, मैं किसी भी पॉइंट को अगर उठाता हूँ यहाँ पे, है ना, किसी भी पॉइंट को अगर मैं उठा रहा हूँ इस कर्व पे, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना देगा। अगर मेरा x मान लो x नॉट है, तो ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट बन जाएगी, ये वाली हाइट जो होगी, है ना। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो इन सब का एरिया निकालते हैं। देखो सबकी हाइट डिफरेंट है, विड्थ सेम है, मैंने h को कॉमन ले लिया, ये पूरी चीज़ लिख दी। अब यार तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा हमारा, बस यही चीज़ है। बट हमें क्या चीज़ डाल देनी है, एक तो लिमिट्स डाल देनी है कि मेरा n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्योंकि n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, और सबकी जो विड्थ है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल, h टेंडिंग 0। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, मैंने बोला अब रिक्वायर्ड एरिया अगर इतना है, अब एरिया तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये बताया था यार, एरिया तो होता है ये, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। क्या अब चीज़ें क्लियर हो रही है यार तुम्हें? ये एक सम है, ये उसकी लिमिट है, और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तुम बोलोगे एक सेकंड, ये क्या लिख दिया मैंने, b माइनस ए बाई एन, यहाँ तो h था, तो यार ये बताया तो था अभी मैंने एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, उसका पूरा प्रूफ बताया था तुम्हें, तो मैंने बस h की जगह b माइनस ए बाई एन लिख दिया, क्योंकि हम लास्ट में एक ही वेरिएबल से डील करेंगे, n टेंडिंग इन्फिनिटी कर सकते हैं हम, कभी भी h को कभी भी लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़े यार, तुम्हें चीज़ क्लियर हो जाएगी। वैसे यार ये चीज़ मेरे को बहुत गंदी लगती है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और तुम्हें भी एग्जाम में करना अच्छा नहीं लगेगा, बट यार एक क्वेश्चन आ जाता है इसका भी, तो आनी तो चाहिए हमें ये चीज़। ऊपर से कॉन्सेप्ट काफ़ी कूल है। ठीक है, इवैल्यूएट 0 to EX dx। अब यार तुम इसको बिना इसके भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें स्पेसिफिकली दे रखा होगा, जैसे अभी तो मैंने इसके अंदर एक सब टॉपिक ले रहा हूँ ना, और फिर ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट बोर्ड्स में तुम्हें कैसे पूछा जाएगा, इवैल्यूएट दिस थिंग एज लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम, ये चीज़ तुम्हें क्लियर लिखी जाएगी। ठीक है, तो उससे अगर ये नहीं लिखी हो तो बहुत सिंपल है, बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो। EX की इंटीग्रेशन होती है EX, हमें प्लस C नहीं लगाना, हमें लिमिट डालनी है 0 to 2। तो आंसर क्या आ गया, e⁻² माइनस e⁻0, तो हमारा आंसर आ गया e² माइनस 1। तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। अब यार ये मैंने क्यों करके दिखाया तुम्हें, मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि तुम रफ पेज पे अपने जब भी बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, रफ में इसकी तुम नॉर्मल सबसे पहले तो आंसर निकालो। ठीक है, ऐसा क्यों, मान लो तुम लिमिट एज अ सम से इसका आंसर निकाल रहे हो और वो कुछ गलती से कुछ और आ गया, तो वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 मिनट की भी बात नहीं है इसको निकालना। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमारा क्या होता था, देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख रखा है, ऐसा क्यों, यहाँ ऊपर देखो ढंग से, a to b fx dx is equal to limit n tends to infinity b minus a upon n f of a plus h and so on। तो मैंने क्या किया, देखो a to b 0 to fx dx is equal to b minus a अपॉन n। देखो मैंने n यहाँ लिख रखा है, यहाँ भी मैं लिख सकता था b माइनस ए, यहाँ मैं 2 - 0 लिख सकता था, बट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ अपनी मर्जी से। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस ए बाई एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ऑफ, ये है मेरा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच, एन माइनस 1h। तो मुझे ये बताओ, ये जो एफ ऑफ ए होता था ये कैसे निकलता था। ऑफकोर्स मेरे को एफ एक्स दे रखा है, तो अगर मेरा एफ एक्स है EX, तो एफ ऑफ ए क्या होगा मेरा e⁻a, तो मेरा a क्या है, a to b, a मेरा 0 है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा e⁻0, यानी कि 1। देखो मैंने लिख रखा है e⁻0, 1 नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। अब एफ ऑफ a प्लस एच कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच होगा e⁻a प्लस एच, है ना, क्योंकि एफ एक्स EX है। अब a 0 है हमारा, तो सिर्फ आ गया e⁻h। ठीक है, तो h को मैंने यार तुम नोटिस करोगे 2/n लिख रखा है हर जगह, ऐसा क्यों,
ऑलरेडी बता तो चुका हूँ, एन इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, एन इंटू एच इज इक्वल टू 2 माइनस 0, एच इज इक्वल टू 2 बाय एन। नोटिस करो अब मैं इस पूरी इक्वेशन में एच है ही नहीं, हमें यार एक ही वेरिएबल के साथ डील करना है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एच को रखो एन को रखो, टोटली अप टू यू, आंसर दोनों में निकल जाएगा। अब मैंने ये किया, तुम देख सकते हो ये क्या है, क्या है ये एक जीपी है। अब 11वीं क्लास में जीपी का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता था जीपी का जो सम होता था, यूजिंग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी वेयर ए इज इक्वल टू 1, हमारा कॉमन रेशियो ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो हमारा सम क्या होता था, सम हमारा होता था ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ कर रखी है, ये देखो 2 तो यहीं रख दिया मैंने एज इट इज़, लिमिट भी एज इट इज़ रखी। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ए मेरा 1 है, तो ए मैंने लिखा ही नहीं, 1 लिख दिया। आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, रेशियो मेरा है ई रेस्ट टू पावर 2 बाई एन, साफ साफ दिखता हुआ हमें। ठीक है, अब आर एन, इसमें मैंने एक एन मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेस्ट टू पावर 2 बाई एन इंटू एन कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो तुम्हें दिख सकता है एन और एन कट गया, ई स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे मैंने ई रेस्ट टू पावर 2 माइनस एन एज इट इज रखा है। नोटिस करो अब एक चीज़, अब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये तो एक कांस्टेंट है, इसको तुम बाहर पटक सकते हो, तो सिर्फ 1 बाय एन की लिमिट लगानी है और इसकी लिमिट लगानी है। तो कैसे लिमिट लगेगी यार, ये यार तुम्हें क्लियरली दिख सकता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बाय एन, और इस 2 बाय एन को मैं नीचे लेकर जा सकता हूँ आराम से। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है हमारी, बताओ यार, क्या 2 बाय एन को मैं नीचे लेकर जा सकता हूँ? बिल्कुल लेकर जा सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके भी डिवाइड कर रहा हूँ 2 बाय एन, तो ये पूरी चीज़ ऊपर आ जाएगी। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है यार? ठीक है, तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हो ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर 1 बाय एन माइनस 1 अपॉन 1 बाय एन इज इक्वल टू 1। तो बस मैंने नॉर्मल लिमिट्स लगाई यार, तुम्हें अगर लिमिट्स आता है तो ये फट्टू चीज़ थी। अब यार ये ना बहुत ही फट्टू टॉपिक है, मैं कितनी बार बताऊंगा, इसमें तुम्हें लिमिट्स आनी चाहिए, सबसे पहले तुम्हें एपी जीपी आनी चाहिए, बाकी एक बार वर्किंग रूल तुम्हें समझ आ ही गया होगा अब तो, है ना। जो मेरा वर्किंग रूल था, वर्किंग रूल क्या है, हमेशा तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना दिया करो, एक रफ डायग्राम भी यार, थोड़ा अच्छा लगता है, नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दो कि n इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। तुम्हें हर बार लिखना पता है क्या होता है, देखो एग्जाम में वैसे तुम ये भी कर सकते हो, ये क्योंकि एग्जैक्टली यार मैंने एनसीईआरटी से निकाला है, एनसीईआरटी में ऐसा ही दे रखा है, वरना मैं तो यार प्रॉपर पता है तुम्हें कैसे करके दिखाने वाला था कि हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे अपना एफ एक्स, और एफ एक्स को लिख देंगे, एफ एक्स यहाँ ई एक्स है। ठीक है, यहाँ मेरा ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 2 है। यहाँ मैं क्या मान रहा हूँ कि n इज़ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और ये मैं मान रहा हूँ कि h इज़ द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि n टेंडिंग इन्फिनिटी एंड h टेंडिंग 0, और उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि n इंटू एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये चीज़ भी यार मेंशन कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट सा पड़ जाता है। ऑल्दो एनसीईआरटी में ये नहीं था, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज सच, बट टाइम है तो लिख देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार, ये वर्किंग रूल हो गया मेरा। अब एक दो बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि बस तुम्हें लिमिट्स डालनी आ जाए। ठीक है, बस लिमिट डालने के लिए करा रहा हूँ ये। अब हम वो नहीं कर रहे, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना अभी, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो मेरा क्वेश्चन है 1 to √3 dx अपॉन 1 + x²। तो यार तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बारी के लिए भूल जाओ कि लिमिट्स कुछ थी, इनको एक बारी के लिए भूल जाओ, अपने दिमाग से हटा दो। dx अपॉन 1 + x² के इंटीग्रेशन करो tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x हो गया, इसमें बस लिमिट डाल दो, 1 to 3 लिख दो, हमेशा यार ये बना दिया करो एक, और लिमिट डाल दिया करो। तो सबसे पहले यहाँ x की जगह 3 डालो, फिर लिखो माइनस, फिर x की जगह 1 डालो। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, tan इनवर्स √3 होता है π/3 - π/4 इज इक्वल टू π/12 इज द आंसर। ओके, अब यार बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। वैसे तो सेम ही है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा, यानी कि मतलब जैसे कि इसको तुमने सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब कुछ किया, और फिर जैसे आंसर आया लिमिट्स डाल दी। बट इसमें एक डिफरेंस है, बस देखो इसमें एक और तरीका है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोनों वेज से। अब ये दोनों क्या है यार, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, तो इसका यार क्या मतलब हुआ बताना ज़रा यार। सबसे पहले तो इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स x को t साफ साफ दिख रहा है, ताकि dx अपॉन 1 + x² हमारी बन जाए dt। तो ये चीज़ बन गई dt, तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, t इंटू dt इंटीग्रेशन। अभी के लिए लिमिट्स को भूल जाओ। तो यार देखो मेरे दो तरीके पता है क्या है, देखो लिमिट्स को मैंने हटा दिया ना, अभी के लिए हटाया, ये बन गया मेरा t dt, जिसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया t²/2। अब बैक सब्स्टिट्यूट करो, देखो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती थी ना, इंडेफिनेट में तो हमेशा करनी पड़ती थी कि t की जगह मैंने लिखा था tan इनवर्स x। तो मेरा आंसर क्या आ गया यार, इसका आंसर मेरा आ गया था t²/2 tan इनवर्स x का होल²/2। अब जब x की टर्म्स में आ गया तो फाइनली अपनी लिमिट्स को भर दो,
और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने पहले tan इनवर्स 1 डाला, फिर tan इनवर्स 0 डाला, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाय 2, तो पाई स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 32। ओके, इसका मेथड 2 जो बताऊंगा मैं आगे, मतलब कि ये ज़्यादा यूजफुल है। सब्स्टिट्यूट करो वही tan इनवर्स x को t, सेम बिल्कुल सेम। देखो ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल सेम था। अब जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट dt में किया ना, अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं x को ना टाटा बोल दे रहा हूँ कि भाई तू जा, अब t मेरा सारा काम चला लेगा। कैसे, x की लिमिट जा रही थी 0 to 1, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी t की लिमिट्स पहले ही चेंज कर रहा हूँ x के अकॉर्डिंग। कहने का क्या मतलब है यार, अगर tan इनवर्स x की वैल्यू t है, अगर मेरा x जा रहा है 0 to 1, x की लिमिट्स है, तो t की लिमिट्स क्या होगी, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो t कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, tan इनवर्स 0, पहले 0 डालो, 2 tan इनवर्स 1, है ना। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। तो मेरा इंटीग्रेशन बेसिकली बन पता है क्या गया, ये देखो t dt मैंने लिख दिया। अब मैंने लिमिट्स ही बदल दी, पर वो t की लिमिट्स है, तो x एक तरीके से गायब हो गया। तो अब बस सीधा इसकी इंटीग्रेशन करो, अब t की जगह ये डालो। देखो यार ये एक बेटर तरीका है। ऐसा क्यों, मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ी। साथ ही साथ जब तुम सब्स्टिट्यूशन मार रहे हो ना, तो उसी के साथ लिमिट्स भी चेंज कर दिया करो। देखो मैंने क्लियरली लिखा है, वी कैन सी बोथ मेथड्स वर्क। इन द फर्स्ट वन वी डिड सब्स्टिट्यूशन एंड देन वी इंटीग्रेट एंड देन वी बैक सब्स्टिट्यूट एंड देन वी पुट द लिमिट्स, ठीक है। वेयर एज इन द सेकेंड वन, एज सून एज वी डिड सब्स्टिट्यूशन we change the limits according to the new variable, ठीक है, and then solve and put the new limits. It is advisable to use the second method. कहने का क्या मतलब है यार, पहला मेथड यूज़ नहीं करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तुम्हें हमेशा सेकंड मेथड यूज़ करना है, क्योंकि ये बार बार लिमिट चेंजिंग ना तुम्हें आनी चाहिए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। इसमें बस तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट चेंज करनी है, आंसर निकाल देना, लिमिट्स भरनी है, खत्म। तो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसमें मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि तुम्हें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आनी चाहिए, उसके अंदर लिमिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगली लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही अल्टीमेट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, कि कैसे हम कुछ ऐसे इंटीग्रेशन आएगी जिनको हम इनडेफिनेट से कर ही नहीं सकते थे, बट अब डेफिनेट से उनका आंसर इज़ पॉसिबल। तो ठीक है यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।